नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी राजी खुशी से होंगे। तो दोस्तों चलें आज की कहानी की सफर में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सतीश। सतीश का अपना ये स्टोरी नहीं है, लेकिन उनके जो परम मित्र थे उनका नाम था अनिरुद्ध। उनकी ये कहानी है। और ये सतीश जी है ना, उन्हीं के साथ काम किया करते थे। एक ट्रक पर लेबरगिरी का काम, सीमेंट का कट्टा ट्रक पर रखते थे। आप फिर सीमेंट का कट्टा आप जिस जगह पर जाना था आप वहाँ लेके जाते थे। एक तरह से उस ट्रक का हेल्पर ही थे। तो कहानी का शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी में जाने से पहले दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, तो बिना देर किए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अब अनिरुद्ध के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर के पास का रहने वाला, और वो साल था 2004 का। मैं गांव का गरीब परिवार में रहता था और मेरी उम्र लगभग 24 साल के आसपास हो चुकी थी। मैं अपने साथी सतीश के साथ एक ट्रक पर हेल्परी करता था। छोटा ट्रक था, सीमेंट अब इधर से उधर करना होता था। और वो ट्रक जो था ना, अब एक तरह से बिल्डर का था, जिसके अंडर में हम लोग सारा काम करते थे। और हमारे जो ड्राइवर साहब थे, उस्ताद जी थे, बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। हर 2 मिनट में कोई ना कोई बहाना दे करके डांटती रहती, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरह से कहा जाए ना कि बड़ा ही कड़क दिमाग के थे। अगर नौकरी की मजबूरी नहीं होती ना, तो कभी भी हम उस ट्रक पर काम नहीं करते। लेकिन हमारे परिवार को पेट पालना था, इसलिए हम उनकी बात को सहा करते थे। जब काम खत्म हो जाता था सीमेंट का इधर से उधर करने का, तब हमसे वो नदी के किनारे पहुंचाते, ट्रक खड़ा कर देते। अब बोलते कि तुम दोनों मिलकर के अब ट्रक की अब पानी से धुलाई करो, साफ सुथरा करो, ट्रक को चमकना चाहिए। एक तरह से हमारे ऊपर में अन्याय था। हम दोनों सीमेंट का कट्टा उठाते, ट्रक पर लोड करते और फिर अनलोड करते थे। वो मेहनत हमारे लिए कम नहीं था, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। लेकिन हमारे उस्ताद जो ड्राइवर थे, हमारे ऊपर में उनको तरस नहीं आता था। खुद तो वो नदी के किनारे रोड पर ढाबा था और वहाँ वो बैठ जाते, दारू पीते, खाना खाते। और हम लोग को बोलते कि जब तक ट्रक साफ ना हो जाए मेरे पास मत आना, कि उस्ताद जी ट्रक साफ हो गया है। अगर आए ना तो मैं जब देखूंगा, अगर ट्रक कहीं से भी गंदा होगा ना तो तुमको सज़ा मिलेगी। और हम लोग बड़ा डर जाते थे। अब एक तरह से नौकरी था, अगर ये नौकरी छूट जाती तो ना जाने कब मिलती, और हमारा परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता। हमारे ऊपर अब सब कुछ निर्भर था। अब मैं सोचता था कि काश कोई नौकरी मिल जाए, ये जो उस्ताद जी हमारे, इनसे पीछा छूट जाए। कई जगह पर चर्चा चलाते थे, लेकिन कोई ट्रक का जगह खाली नहीं था। अब इसके बाद जब हमारे पास में कोई काम नहीं होता ना, तो जो हमारे बिल्डर साहब थे, एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डिंग बनवाने का काम करते थे, सीमेंट सप्लाई का भी काम करते थे, मटेरियल का। ट्रक वहाँ खड़ा हो जाता था। उनके घर के सामने बहुत बड़ा खाली एरिया था, और उनके पास हमारा ही ट्रक नहीं था, और भी ट्रक था। कम से कम 10-12 छोटे छोटे ट्रक थे, और सब लोग ऐसे ही काम करते थे जैसा मैं करता था, मेरा दोस्त सतीश करता था। अब हम वहाँ पर जब काम नहीं होता तो हम लोग ट्रक लगा के खड़े हो जाते, बैठक था वहाँ बैठते, आपस में हंसी मजाक होता। और उस घर में जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, ठेकेदार, उनकी एक मेरी उम्र की अब एक जवान लड़की थी जो पढ़ाई करने के लिए जाती थी। और कभी कभी वो घर में रहती ना, तो हम लोग के लिए चाय पानी का व्यवस्था भी करती। जब मैंने उसको पहली नज़र देखा था ना, तो मैं अपना दिल दे बैठा था। लेकिन मैं अपने दिल को समझाने लगा, अरे मैं गरीब परिवार का, और वो कितनी अमीर है, अब उसकी मेरी मेल कहाँ। बस जो दिल में था ना, उसको समझाने लगा कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी उसकी मेल कभी नहीं हो सकती। लेकिन मैं उसको पहली नज़र से ही प्यार करने लगा था, एक तरफा प्यार था। अब मैं जब भी देखता ना तो ना जाने मुझे क्या हो जाता था। उसके चेहरे से नज़र हटती नहीं थी, इतनी वो मुझे सुंदर लगी थी। ये जो बात था ना, मैं अपने साथी को भी नहीं बताता था, ना सतीश को भी, कि उस लड़की से मुझे प्यार हो गया। वो जो बिल्डर थे बड़ा ही पहुंच वाले लोग थे। अब मैं क्या, सारे लोग डरते थे। अब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस लड़की से जा करके अपने दिल की बात कहूँ। अगर वो लड़की बुरा मान जाती तो मेरी तो सामत आ जाती। हाँ, चाय जब देने आती ना, अब आवाज़ लगाती कि आ जाओ सब चाय पी लो, तब पहले नंबर पर मैं रहता था। बस उसको देखने की एक ललक होती थी, इतनी सुंदर थी। वो गिलास में चाय ढालती, मेरे हाथ में गिलास होता, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे पर होती। कई बार उसने टोका था कि अनिरुद्ध, तुम मुझे ऐसा क्यों घूरते हो? चाय पर ध्यान दो ना, चाय देखो तुम्हारे हाथ में है, गिलास छूट ना जाए। तब मुझे लगता कि अरे, मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। लेकिन आज तक वो कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुई। अब वो चाय पिलाती, फिर मैं जब देखता रहता, कभी पलट करके मुस्कुरा करके चली जाती थी। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था, मैं कुछ नहीं बता सकता था। लेकिन मैं उसको दिलो जान से प्यार करता था। लेकिन आड़े आती थी हमारी गरीबी। हमारे पास तो अब एक तरह से कहूँ ना कि ढंग के कपड़े भी नहीं थे कि हम ढंग के कपड़े भी पहन सके। देखने में मैं सुंदर जरूर था, लेकिन सीमेंट का काम करते करते मेरा चेहरा भी अब एक तरह से सीमेंट की तरह हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद सा। ऐसा कभी हम लोग अब ज़्यादा साबुन तो होता नहीं था कि हम अपने चेहरे को साफ करें। हम परवाह भी नहीं करते थे, ना मैं और सतीश। अरे कल भी तो वही काम करना है, क्या करना, मालिश करके चेहरे की साफ करके। हाँ, नदी में जरूर नहा लेते थे जब ट्रक धोते थे ना, उस टाइम अपने आप को अच्छी तरह साफ कर लेते थे। अब एक तरह से सतीश भी कहता था कि अनिरुद्ध, अगर तुम्हारे ऊपर कपड़ा सही ढंग से पहना दिया जाए तो तुम किसी हीरो से कम नहीं लगते। तुम्हारे घुंघराले बाल अब बहुत अच्छे लगते हैं, और तुम्हारी कपड़े अगर बदल दिया जाए तो तुम्हारी पर्सनालिटी हीरो जैसी हो जाएगी। हाँ, मैं सतीश की बात सुनकर के मन ही मन मुस्कुराता था। मुझे अच्छा लगता था सतीश की वो बात कहना, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ था। दिन रात ट्रक पर मजदूरी करना, सीमेंट के कट्टे उठाना, यही तो हमारे पास रह गया था। अगर वो हम नहीं करते तो हमारा परिवार भूखा ही सो जाता। समय निकलता जा रहा था, जो हमारे उस्ताद का रवैया था ना, ट्रक ड्राइवर का, दिन पर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। कभी कभी तो वो इतना नशे में हो जाते थे कि गाली गलौज भी करने लगते। हम दोनों बड़ी उनका जुल्म सितम सहे थे। वो शाम की बात मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। जब हमारे पास काम खत्म हो गया, अब हम जाने वाले थे अब ट्रक खड़ा करने के लिए, अब उनके घर पर कॉन्ट्रैक्टर साहब के। लेकिन तभी वो अकड़ गए, बोले नहीं, ऐसे ट्रक नहीं जाएगा, तुम लोग जाओ नदी में ट्रक को साफ करो और खुद को अपने आप को भी साफ करो, तब ट्रक लेकर हम चलेंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे। और वो जो नदी किनारे ढाबा था रोड पर, वहाँ बैठ करके दारू अपना पीना, चखना खाना, यही तो उनका काम था। अब उस शाम को जब मैं अब ट्रक को धुलाई कर रहा था, सतीश की तबीयत कुछ सही नहीं थी। वो सुबह से ही कुछ परेशान था। अब मैंने कई बार पूछा था कि सतीश, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दे, तू आराम कर ले, मैं तेरा काम कर लूँगा, डबल मेहनत कर लूँगा। लेकिन सतीश लगे रहे। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आखिरकार जब काम खत्म हो गया, हम नदी किनारे आए, तब मैंने पूछा कि सतीश अब तो बता दे, अब तो कोई काम नहीं रहा। तब सतीश बोले, भैया क्या बताएं, तबीयत मेरा सुबह से ही खराब लग रहा है, पेट में कभी कभी दर्द हो जाता है। मैं बोला, भाई तू एक काम कर, ट्रक के अंदर आराम कर, हाँ मैं ट्रक की धुलाई कर लूँगा, तू चिंता मत कर। जब तक मैं धुलाई कर रहा हूँ तुम आराम से एक नींद ले ले, दिन भर थका हुआ है, ऊपर से तबीयत खराब है, अब तू आराम कर, बाकी काम मैं कर देता हूँ। अब इतना तो बनता ही था। और इसके बाद मैं अकेले ही अब नदी से पानी निकाल निकाल करके बाल्टी से ट्रक की धुलाई करने लगा, ट्रक को चमकाने लगा। जब मेरा काम खत्म हो गया ना, उस टाइम में नदी में ज़्यादा पानी नहीं था,
नदी का पानी गर्मी का टाइम था, थोड़ा सूख गया था पानी। इस वजह से नदी के अंदर में रेत वगैरह दिखाई दे रहे थे। जब मेरा काम खत्म हो गया, मैं सोचा कि अब अपने आप को भी साफ कर लूँ, नहला लूँ। मैं नदी की तरफ चल पड़ा, लेकिन नदी के किनारे में पूरा रेत ही रेत नजर आ रहा था। पानी जो गहरा था अंदर था। मैं अंदर चलता गया। जब बीच जगह मैं पहुंच गया नदी में, और वहां पर भी कुछ साइड में रेत निकले हुए थे, मुझे एक चमकता हुआ चीज नजर आया। अब जो हल्की धूप सूरज की पड़ रही थी ना, और उससे वो चीज चमक रहा था। जब मेरी आंखों में अब रोशनी चौधी आने लगी उस चीज से टकरा करके, तब मैंने ध्यान दिया। मैं अब जिज्ञासा हो चुकी थी कि भाई क्या चमक रहा है रेत के अंदर में। कुछ थोड़ा सा हिस्सा ऊपर में था, अब नजर पूरा नहीं आ रहा था, तो मैं वहीं पर पहुंच गया। जब पास गया ना, तो मुझे लगा कि ये पीतल का कोई लोटा जैसी चीज है, शायद ये कमंडल है, ऐसा ही जो साधु बाबा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये रेत में दबा हुआ है। कुछ ऊपरी हिस्सा जो था ना, वो नजर आ रहा था, और सूरज की रोशनी उस पर जब टकरा रही थी तो उसमें से एक प्रकाश सा निकल रहा था, मेरी आंखों को चुंधिया रहा था। मैं जब देखा ना, मैं सोचा कि अरे ये तो पीतल का है, चलो इसको खोदते हैं, देखते हैं कितना बड़ा है। अगर भारी होगा तो मेरा काम में आ जाएगा, इसको मैं बेच दूंगा और कुछ पैसा मेरे पास में आ जाएगा। मैं यही सोच करके उस कमंडल को अब रेत हटाने लगा जो रेत के अंदर फंसा हुआ था। हाँ, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगा, लेकिन वो साबुत अब मुझे दिख रहा था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वजन जरूर था, 1-1.5 किलो का तो जरूर था। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया था उस कमंडल को देख करके। कमंडल को निकाल दिया। इसके बाद मैं ट्रक की तरफ देखा कि सतीश तो नहीं देख रहा है, क्योंकि सतीश के अंदर बात हजम नहीं होती थी। अगर वो लोटा देख लेता, कमंडल देख लेता, तो ट्रक का उस जो ड्राइवर साहब थे उस्ताद को बता देता। अब फिर वो उस्ताद उस लोटे को, कमंडल को अपने पास रख लेते, उसको बेचते, फिर दारू पी लेते। मैं देखा कि सतीश कोई हलचल नहीं कर रहा है, ट्रक में सो रहा है। और तब मैं उस कमंडल को ले जा करके अब एक दूसरी जगह, एक पेड़ के पास एक गड्ढा था पहले से ही, और उस गड्ढे के अंदर दबा करके ऊपर से घास फूस पत्ते से ढक दिया कि अभी नहीं निकालूंगा, जब मैं अकेले होऊंगा ना, तब इसको निकाल करके अपने घर ले जाऊंगा, और फिर इसको बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा। और वो जो कमंडल था ना, उसमें ढक्कन भी बंद था। मैंने ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो काफ़ी दिनों से शायद अब रेत के अंदर दबा हुआ था, और वो खुल नहीं रहा था। मैं सोचा कि घर पर ले जाकर के फुर्सत से आराम से उस कमंडल का ढक्कन का खोलूंगा कि अंदर कुछ है या अंदर से भी खाली है। अगर अंदर में कुछ सिक्के, कुछ रुपए होंगे, तब तो और मजा आ जाएगा। मैं बहुत खुश था। और इसके बाद नहा धो करके बिल्कुल जो हमारे मित्र थे सतीश को तो मैं भनक नहीं लगने दिया। जब काम खत्म हो गया, तब मैंने सतीश को उठाया कि सतीश उठ जाओ, चलो अब उस्ताद जी को बुलाते हैं, ट्रक अब लेके चलते हैं। आखिरकार अब उस्ताद जी को बुला लिया गया। ट्रक लेकर के हम ठेकेदार के पास जो बिल्डर थे, अब उनके घर के सामने लगा दिए थे। हम कई कई दिन तक अब वहीं पर रह जाते थे, क्योंकि मेरा गांव तो दूर था और सतीश का गांव भी दूर था। अब एक तरह से आगे में ड्राइवरों के लिए, कंडक्टरों के लिए, मजदूरों के लिए अब एक जगह बना हुआ था, बड़ा सा हॉल जैसा। अब टीन का चद्दर लगा हुआ था। गर्मी में तपता भी था, दोपहर में तो उसके अंदर हम लोग बैठ भी नहीं पाते थे, इतनी तप जाता था। लेकिन शाम होने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल जाता था। हम तो वहीं आराम करते थे, सोते थे, और फिर सुबह से वहीं काम पर लग जाते थे। और वो सुबह शाम वो लड़की जरूर नजर आती थी, कुछ न कुछ अब चाय देने के लिए, पानी देने के लिए अपने घर से निकलती थी, और तब मैं उसका जी भर के दीदार करता था। और इस तरह मेरा जो दिन था ना, थकान भरी दिन, बिल्कुल पता ही नहीं लगता था। एक नज़र उस लड़की को देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता था, दिन भर की थकान उतर जाती थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की को मैं जाके बोल दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी, मैं डरता था। अगर लड़की भड़क गई और अपने बाप को जाके बोल दिया, तब तो मेरी
हालत खराब हो जाएगी, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही लोग थे। बहुत ही डरता था मैं। दिल की बात अंदर ही रह जाती, लेकिन कभी कभी लड़की वो जरूर मुझे देख करके स्माइल दे देती थी। अब मैं उसी स्माइल पर फिदा हो जाता था। उतना ही मेरे लिए काफ़ी था। खैर, 2 दिन के बाद जब मैं घर जाने वाला था, तब वो मौका मेरे पास में आया। सबसे पहले मैं सतीश से विदा लिया कि सतीश, तुम तो रहोगे, तुम तो फिलहाल ही गांव से आए हो, अब गांव जाना है। अब मुझे पैसे मिलते थे हफ्ते में, और उस पैसे को लेकर मैं अपने घर के लिए निकलता था और रात भर घर में रह करके और फिर अगले सुबह मैं काम पर लौट आता था। शाम के टाइम अब मैं सतीश से विदा होकर के चल पड़ा था। सबसे पहले उस नदी के किनारे पहुंचा और उस जगह को मैं तलाश लिया। पेड़ के पास में था। गड्ढे से वो चीज़ निकाला, कमंडल, अपने थैले में रखा और फिर अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। मैं अपने घर पहुंचा था 9 बजे रात को। मेरे परिवार मुझे इंतज़ार करता था कि आज भैया आएंगे। मेरी बहन इंतज़ार कर रही थी, मेरी माँ इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा। अब मैं कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए अब लेके जाता था, मिठाई वगैरह। मेरी सिस्टर को बहुत मिठाई पसंद थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा मिठाई खा करके मोटी हो जाए। अब एक तरह से मैं जो भी मिठाई ले जाता था ना, कुछ मिठाई छिपा के रख देता था कि चलो आज ये दूंगा तो सब कुछ खा जाएगी, कल सुबह जब मैं जाने लगूंगा तब मैं इसको बाकी मिठाई दे दूंगा, वो खुश भी हो जाएगी। नहीं तो पूरा डिब्बा ही एक साथ में खा लेती थी। मिठाई बहुत ही उसको पसंद था। खैर, अब मैं उस कमंडल को बताऊं कि मैं खोल के देखना चाहता था, लेकिन अपने परिवार के सामने नहीं। मैं चाहता था कि पहले मैं उस कमंडल को खोलूं और देखूं उसके अंदर में क्या है। अगर मुझे सही लगा तो मैं माँ को बताऊंगा, माँ को दे दूंगा कि माँ, अब ये कमंडल तुम्हारा है और तुम इसको बेच करके जो भी पैसा आए अपने घर में खर्च करना। अगर उसके अंदर कुछ ना निकला, अगर उसके अंदर कुछ सोना चांदी ऐसा कुछ निकलता है तो बल्ले बल्ले, फिर तो मैं माँ को पूरा कुछ ही दे दूंगा। मैं इंतजार करने लगा। खाना पीना खा करके अब परिवार के सारे लोग सो चुके थे। रात के 11 बज चुका था। अब मैं भी कहूं तो एक नींद सो चुका था। अचानक वही कमंडल मुझे याद आ गया। मेरी नींद खुल चुकी थी। कमरे के अंदर लालटेन जल रही थी। लालटेन की रोशनी कम करके मैं सोता था। तब मैंने रोशनी ज़्यादा कर दिया। उस कमंडल को मैं बाहर निकाला। इसके बाद मैं पूरी ताकत लगा करके अब कमंडल को खोलने लगा, लेकिन कमंडल का ढक्कन इतना कस करके बैठा हुआ था कि खुल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि अब ज़्यादा ही जोर आजमाइश करना पड़ेगा और मैं कुछ सामान की सहायता से अब उस ढक्कन को खोलने में कामयाब हो गया था। जब वो खुला ना, तो अंदर से एक खुशबू सी महसूस हुआ था, जैसे हम किसी बाग के अंदर हो, फूलों के बगीचे के अंदर हो, ऐसा ही खुशबू महसूस हुआ था। मेरा दिल धड़क रहा था कि उसके अंदर में जरूर सोना चांदी हीरे रत्न कुछ जरूर पड़े होंगे, तभी तो रेत के अंदर में दबाया हुआ था। लेकिन जब मैं उसको पलटा ना, तो उसमें कुछ रेत और कुछ हड्डियां, इसके अलावा उस कमंडल के अंदर से निकला नहीं। लेकिन वो जो खुशबू निकला था ना, पूरे घर में फैल चुका था। बड़ा ही शानदार खुशबू था। इतना दिन लोटा बंद होने के बाद में और उसमें ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही थी, खुशबू फैल रहा था। लेकिन मैं जब हड्डी उड्डी को देखा ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने उन हड्डियों को अब एक तरह से खिड़की से बाहर मैं फेंक दिया था। अब एक तरह से वो लोटा ही बचा था और वही हमारे लिए खजाना था। अब मैं सोचा था कि सुबह में जाते टाइम माँ को दे दूंगा। माँ बेच बाच करके अपने घर के काम में अब जो भी पैसा मिलेगा इस्तेमाल कर लेगी। मैं मस्त नींद में सो चुका था। रात का करीब 12:30 बज रहा था। मैं टाइम देखा था जब ये पहली बार मेरे साथ ये घटना घटी थी। लगा कि मुझे कोई उठा रहा हो, ओ उठो 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 उठो। अब मैं जैसे देख रहा हूं कि मैं सपने के अंदर में हूं, सपना देख रहा हूं, अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूं और वहां पर एक सुंदर लड़की, जवान लड़की, जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, सफेद
कपड़ा पहन रखी है, बड़ी बड़ी सी आंखें, गहराई आंखें, काली काली सी, और वो मुझे उठा रही है मेरा नाम लेकर के, अनिरुद्ध उठो 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 उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे खाने को दो। अब मुझे लग रहा था ना कि मैं जगा नहीं हूं, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी थी। मैं घड़ी देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, तो रात के 12:30 बज रहे थे। अब सब कुछ मुझे स्वप्न के अनुसार ही लग रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं खाम खा कर स्वप्न देख रहा हूं। अब मुझे अपना आंखें बंद कर लेना चाहिए। मैं आंखें बंद कर लेता था, और तब वो लड़की मेरे पास में आके और चिल्लाती थी, अनिरुद्ध उठो उठो, देखो मुझे भूख लग रहा है, तेज भूख लग रहा है, मैं कई सालों से कुछ खाई नहीं हूं, मुझे खाना दो, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। आखिरकार मैं सोचा कि सपने के अंदर में हूं, और ये लड़की हमारे घर में कैसे आ गई, ये सपने में हूं, ऐसा मैं सब कुछ समझ रहा था। घर का दरवाजा बंद है, बाहर से कोई आ नहीं सकता, खिड़की से कोई अंदर घुस नहीं सकता, तो ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर जवान लड़की, खूबसूरत देखने में थी। मैं अब एक तरह से प्रभावित हो गया था। मुझे लगा कि सपने के अंदर में हूं, अब जो कुछ हो रहा है सपने के अंदर में हो रहा है। वो लड़की बार बार मेरा नाम लेके बोल रही थी, अनिरुद्ध मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के दो ना, मुझे बहुत जोर के भूख लगी है, मैं तो सालों से कुछ खाई नहीं हूं। अब मुझे याद आ गया, अरे मैंने एक मिठाई का डब्बा लाया था, जो आधा मिठाई तो अपने बहन को, परिवार को दे चुका था, और आधा मिठाई अपने पास संभाल कर रखा था कि सुबह जब मैं काम पर निकलूंगा ना, तो अपनी बहन को मिठाई दे दूंगा। अब मिठाई दे करके बहुत ही खुश जाएगी। उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। आखिरकार मुझे ध्यान आ गया, अरे वो बची हुई मिठाई तो है, चलो इस लड़की को दे देते हैं। ये कहती है मैं अब सालों से कुछ खाई नहीं हूं, और उस डब्बा में मिठाई को उसको पकड़ा देता हूं। अब देखते ही देखते वो लड़की अब वाकई भूखी लगती है, जल्दी जल्दी सारी स्वादिष्ट मिठाई को खा लेती है। और तब वो मुस्कुरा के कहती है कि बड़े दिनों के बाद अनिरुद्ध मैंने कुछ खाना खाया, लेकिन सबसे पहले तुमको धन्यवाद कि तुमने उस कमंडल के अंदर मैं कैद थी। हाँ, मैं सालों से, मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं है कि कितने साल हो चुके हैं, मैं उसके अंदर में अब कैद होकर रह गई थी। एक तांत्रिक ने मुझे उस कमंडल के अंदर में डाल रखा था। सबसे पहले मुझे तुम्हें धन्यवाद करना है कि तुमने उस कमंडल से मुझे आजाद कराया। अभी भी मुझे लग रहा था ना कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ स्वप्न के अंदर चल रहा है, लेकिन वो स्वप्न नहीं था, सब रियल टाइम में मेरे साथ चल रहा था। लड़की बहुत खुश नजर आ रही थी। अब मैं उसकी सुंदरता देख करके मैं भी मोहित हो चुका था कि आखिर ये लड़की मेरे कमरे के अंदर में क्यों, कैसे आई, कौन है ये। तब मैं उसके बारे में पूछने लगा कि आप मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गई। तब हंस के कहने लगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि जो कमंडल तुम अब लेके आए थे, और उसी कमंडल के अंदर में मैं तांत्रिक मुझे कैद कर रखा था, और तुमने एक तरह से मुझे कैद से छुटकारा दिलाया। अब मैं तुम्हें तो धन्यवाद भी कर दिया, अब फिर तुम्हें एक बार धन्यवाद कर देती हूँ। मुझे अपने घर में रखो कुछ दिन तक, और देखो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, बस मुझे खाना खिलाना, मैं बहुत भूखी रहती हूँ, मेरा शरीर कमजोर भी पड़ चुका है, मुझे खाने की सख्त जरूरत है। अब जैसी मिठाई तुमने खिलाया ना, वो मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो तुम मेरे लिए इतना काम करोगे ना। अब मैं देख रहा था कि ये स्वप्न है या रियल टाइम, अभी भी मुझे पूरा यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसको तरफ देख रहा था, एक तरह से मेरे मन को भा चुकी थी। तब मैंने कहा कि हाँ, मैं जरूर तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा, भोजन का इंतजाम करूंगा, लेकिन तुम उस कमंडल के अंदर कैसे चली गई। तब वो कहने लगी कि मैं कोई इंसान थोड़ी हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, एक प्रेत आत्मा, मैं तो कहीं भी जा सकती हूं, आ सकती हूं, मेरा कोई अब रूप ही नहीं है, जैसा मैं चाहूं अपना रंग रूप बना सकती हूं। अब उस तांत्रिक के चक्कर में आकर के उसके छलावे में पड़ चुकी थी, और उसने मुझे ऐसे ऐसे काम कराना चाहता था जो मैं करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
और वो तांत्रिक मुझे सजा देता था। हर रोज धमकाता था कि अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं तुझे जला दूंगा, तुम्हें कैद करके रख दूंगा। लेकिन मैं कोई बुरी आत्मा नहीं। जैसा वो काम कराना चाहता था मैं कभी नहीं कर सकती। लोगों को मैं तकलीफ कभी दे ही नहीं सकती थी। और वो ऐसे ही काम कराना चाहता कि लोगों को तकलीफ देना, मैं मना कर दिया था। और तब वो गुस्से में आकर के मुझे अपने कमंडल के अंदर में कैद कर लिया था। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने सालों से उस कमंडल के अंदर रही हूं। एक तरह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब उसने बताया कि वो प्रेतात्मा है ना, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बोला ना, तुम झूठ बोल रही हो। प्रेतात्मा तो मैंने सुना है कि किसी को नजर नहीं आते, और नजर आते हैं ना तो उनके भयानक रूप होता है, जो लोग देख करके डर जाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो इंसान हो। और तब वो कहने लगी कि मुझे छू के देखो, अगर मैं इंसान होगी तो अब तुम मुझे छू पाओगे, अगर नहीं होगा, इंसान में नहीं होगी तो मुझे तुम छू ही नहीं पाओगे। हाथ लगा के देखो, तुम यकीन ना हो तो। वाकई में उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं उसका हाथ तक पकड़ नहीं पा रहा था, मैं उसका हाथ को स्पर्श नहीं कर पा रहा था। और तब मुझे यकीन हुआ कि लड़की जो कह रही है उस 100% बिल्कुल सही है। ये एक प्रेतात्मा है, भोली भाली है, दयालु है। इसके अंदर में वो तकलीफ देने वाली शक्ति नहीं है। लोगों को ये कभी बुरा नहीं कर सकती। एक तरह से अब उसके प्रति मेरा जो सम्मान था बढ़ चुका था। अब मैं कहने लगा, ठीक है, जितना दिन आपको मेरे पास रहना है आराम से आप रह सकती हैं, लेकिन मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं सब कुछ बताने लगा कि मेरे पास ये जो मिठाई खाई है ना, मैं हफ्ता में एक बार पैसा मिलता है, और पैसा लेकर के अपने बहन के लिए मिठाई लेके आता हूँ। मेरी इतनी अब एक तरह से पैसा नहीं है कि मैं आपके लिए हर रोज़ सुबह शाम मिठाई, स्वादिष्ट पकवान लेके आऊँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। तब वो लड़की सोचती रही। कहने लगी, अरे तुम टेंशन छोड़ दो, जो मैं कहूँगी ना वैसा करोगे तो तुम्हारे पास पैसा जरूर आएगा। फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आप कई मिनट तक अपनी आंखें बंद रखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। आखिरकार अपनी आंखें खोली और कहने लगी कि देखो अनिरुद्ध, अभी आधी रात का टाइम है, शायद तुम जा सको या ना जा सको। अब मैं भी नहीं कहूँगी कि तुम रात के टाइम बाहर जाओ। अब वो एक जगह बताई कि उस कुआं के पास तुम जाओगे ना, तुम्हें एक बड़ा सा बटुआ अब नजर आएगा, और वो जो बटुआ है ना किसी मुसाफिर का, अब पानी पीते टाइम वो गिर चुका है, और उसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। तुम जल्दी उठना तड़के और वो बटुआ उठा लो, नहीं तो किसी और के हाथ में पड़ जाएगा। वो बटुआ लेके तुम अब घर लौट आओ, और एक तरह से तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। अब वाकई में जो बात बोली थी मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि उसको कैसे पता कि उस जगह पर उस कुएं के पास बटुआ गिरा हुआ। लेकिन उसके बाद मैं उससे बातें करता रहा और मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात हम अब एक तरह से बात करते हुए गुजार चुके थे। जब सुबह के 4 बज गया ना, तब वो कहने लगी, अनिरुद्ध अब चले जाओ, जाके वो बटुआ उठा लो, नहीं तब सुबह हो चुका है, कई मुसाफिर गुजरेंगे और किसी के हाथ, औरों के हाथ बटुआ लग सकता है, जल्दी जाओ, निकल जाओ। तब मैं भागता हुआ घर से निकला, उसके बताए हुए कुएं के पास गया। अब वास्तव में मुझे देख के हैरानी हुई कि वहाँ पर एक मोटा सा पर्स पड़ा हुआ था, काला सा पर्स, चमड़े का पर्स, जरूर किसी मुसाफिर का होगा। पानी पीने का टाइम या जैसे भी वो बटुआ गिर चुका था। जब मैंने उस बटुआ को खोला तो वाकई में वो नोटों से भरा हुआ था, रुपये से भरा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उस बटुए को खोला था। लड़की ने तो सही सही बताया था। एक तरह से मैं भागता हुआ बटुए को लेकर के घर पहुंच चुका था। अब सुबह 4:30 पौने 5 का वक्त था। 6 बजे के आसपास मेरा पूरा परिवार जग जाता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात जगने के बाद शरीर में ताकत थी, अब एक ताजगी थी। मुझे जरा भी नहीं लगा कि मैं रात भर सो पाया हूँ। शायद उस लड़की की सोहबत में रहने के बाद अब सब कुछ, अब जैसे मैं ताजगी को महसूस कर रहा था। तब वो लड़की अब मुझे देख के बोली, विश्वास हो गया ना, अब देख लो कितना रुपया है।
अब इसमें तुम्हारे घर का पूरा परिवार का मजे से काम चल सकता है कई महीनों का। और तुम मेरे लिए भी स्वादिष्ट मिठाई ला सकते हो, अपने घर में पकवान भी बना सकते हो। लेकिन अनिरुद्ध, ये बात मेरे तुम्हारे बीच में है, ना तो तुम्हारे परिवार में पता लगना चाहिए, ना तुम्हारे दोस्तों के बीच में। जो कुछ है वार्तालाप हम दोनों के बीच में हुआ। अगर किसी को तुमने जानकारी दिया ना, तो तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। अब मैं तो इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तुम सोच लेना। फिर मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं उस लड़की से प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा, ना अपने परिवार में किसी को बताऊंगा, ना अपने यार दोस्तों को। ये जो बातें हैं मेरे अंदर ही रहेगी। आप निश्चित होकर के अब इस घर में रह सकती है। वो लड़की कह रही थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगी, इस घर में मैं रहूंगी, आराम करूंगी। लेकिन जब शाम को तुम आओगे ना, तब मेरे लिए सारा चीज पर बंद कर रखना। और तब मैं कहने लगा कि मैं तो हफ्ते में आता हूँ। और तब वो कहने लगी कि ऐसा करना कि मैं कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। और उस वक्त वो बात को टाल गई थी। और कहने लगी कि सुबह अब जब निकलोगे ना, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर देना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। जब तक तुम इस घर में रहोगे, मैं तुम्हारे घर में रहूँगी। और जहाँ तुम रहोगे, मैं तुम्हारी साथी रहूँगी। अब अपने साथियों से नज़र बचा करके अब मेरे लिए जलपान का, खाने का प्रबंध कर देना। कहीं भी रख देना, मुझे इशारा कर देना। हाँ, मैं अपना भरपेट खाना खा लूँगी। इतना तो कर ही सकते हो ना। मैंने बोला हाँ, लेकिन इसमें रिस्क है, अगर आप किसी को नज़र आ गई तो। तब वो लड़की खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी तुम्हारे अलावा मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगी। अब ये तो मेरा काम कर ही दोगे ना। मैंने बोला हाँ, अब मैं कर दूंगा। इसके बाद जैसे ही वो बताई थी, अब उन रुपये को एक तरह से अपने परिवार पर खर्च किया था, अपने माँ को दे दिया था। और वो जो कमंडल था ना, मैं छुपाकर फिर अपने पास ही रख लिया था। मैं अपनी माँ को नहीं दिया, ना बताया उसके बारे में, सब कुछ छिपा लिया था। इतने सारे रुपए देख करके मेरी माँ बहुत चक्का हो गई कि रुपये इतने कहाँ से लाया। तब मैंने वो बटुआ दिखाया कि देखो माँ, मैं जब आ रहा था ना, तब रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। जरूर किसी अब मुसाफिर का होगा, पैसे वाला होगा, और मैं नहीं उठाता, कोई और उठा लेता। तो कम से कम मेरे काम में तो आया, मेरे भाग्य में ये रुपया लिखा था, तो मुझे मिल गया। तब जाके माँ को संतुष्टि हुई थी। और तब हमारे घर परिवार में अब एक तरह से उन रुपयों से बहुत बड़ी मदद किया था। घर में अब एक तरह से राशन पानी, जो भी जरूरत की सामान थी, सब कुछ आ चुका था। अब कुछ रुपया तो अपने पास भी रखा था। फिर मैं अपने काम पर पहुंच गया। मैं जैसा काम करता था, उस्ताद जी की डांट खाना, और एक तरह सतीश को भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सब कुछ चुपचाप चल रहा था। जब मुझे मौका मिलता तो मैं ढाबे की तरफ भागता, मिठाई की दुकान की तरफ भागता। जब वो लड़की मुझे इशारा करती कि मुझे भूख लगी है, मैं झटपट कुछ ना कुछ सामान खरीद करके और चुपचाप कहीं निर्जन स्थान में जाकर रख देता। उस लड़की को इशारा कर देता कि मैं उस जगह पर रख लिया हूँ। लड़की वहाँ पहुँच के भोजन कर लेती थी। और मैं देखता था कि ज़्यादातर समय हमारे आसपास ही घूमती रहती थी। और एक तरह से मैं जब उसको पहली नज़र देखा था ना, तो मैं उससे भी प्यार कर बैठा था। लेकिन वो हाड़ मांस की बनी हुई नहीं थी, मैं उसे तो छू भी नहीं सकता था, ना महसूस कर सकता था। तो मेरे लिए तो वो किसी काम की नहीं थी, अब एक तरह से हवा के समान थी। लेकिन जब मैं उस लड़की को घूर के देखता ना, जब वो चाय लेकर आती थी, आवाज़ लगाती थी कि अनिरुद्ध, सब लोग आ जाओ यहाँ पर, चाय पी लो, गरम गरम चाय है, नहीं तो बाद में ठंडी हो जाएगी। मैं सबसे पहले भागता हुआ जाता था और उस लड़की को मैं भर पेट जी भर के देखता था। और वो जो प्रेत आत्मा थी ना, मेरे आसपास में खड़ी रहती थी। उस लड़की को घूरना शायद उसको अब पसंद आता था कि नहीं आता था। आखिरकार जब मैं एकांत में था, तब वो सवाल पर सवाल कर दिया। कहने लगी, अनिरुद्ध, मैं देखा हूँ उस टाइम में जब तुम उस लड़की को घूर रहे थे, क्या उस लड़की से तुम प्यार करते हो? मैंने बोला ठंडी हाल लेकर के कि हाँ करता हूँ, लेकिन एक तरफा करता हूँ। वो शायद मुझे प्यार नहीं करती है। देखो मैं कितना गरीब आदमी इंसान, और वो कितने अमीर लोग हैं।
अब हमारा उसका कहाँ से मेल हो सकता है। तब वो लड़की कहने लगी कि छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ तुम मुझसे जी जान से प्यार करते हो। मैंने बोला बिल्कुल, मैं 100% जी जान से प्यार करता हूं। तब वो कहने लगी मुस्कुरा करके कि चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। मैं उस लड़की को समझाऊंगी कि वो तुमसे प्यार करे। तुम कहते हो ना कि मैं एक तरफा करता हूं। मैंने बोला हाँ, मैं अपनी तरफ से तो प्यार करता हूं, कभी कभी वो मुस्कुरा करके देख लेती है, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है और उसी में मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तब वो लड़की कहने लगी प्रेतात्मा कि बस थोड़ा टाइम दो, देखो मैं इस लड़की को अब कैसे पटाती हूँ और तुम्हारे अंदर अब उसके प्रति प्रेम जगाती हूँ। अब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब इसके बाद वो अपने काम में अब लग चुकी कि नहीं लग चुकी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद मुझे ज़रूर बताती कि अनिरुद्ध ऐसा करो, उस जगह पर चले जाओ और देखो वहाँ पे एक थैला पड़ा हुआ है और उसमें जेवर भरा हुआ है, जल्दी जाओ नहीं तो कोई दूसरा उठा लेगा। वाकई में उस जगह पर जाता ना तो एक थैला पड़ा हुआ था और उसमें सोने चांदी के जेवर भरे हुए थे। मैं उठा करके अपने अब एक तरह से माँ को देता गया और कुछ ही महीनों तक मैं कहूँ ना तो मैं पैसा वाला बन चुका था। माँ मेरी सोने के जेवर बेच बेच करके अब एक तरह से पैसे वाली बन चुकी थी और कहती थी कि बेटा ये सब तुम्हें कैसे मिल जाता है। और तब मैं माँ को समझाता था कि माँ ऊपर वाले की मेहरबानी है और वो भगवान चाहते हैं कि हम लोग गरीब ना रहें और तभी तो वो हमारी मदद कर रहे हैं। माँ भगवान को मानती थी, पूजा पाठ करती थी और कहती हाँ बेटा तू सही कह रहा है, जब से तेरे माँ पापा का मौत हुआ और तब से हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। देखो भगवान ने हमारी आखिर में सूद ले ही लिया, चलो बेटा अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं माँ को तो यही समझाता था। अब हमारे परिवार बिल्कुल सुख। मेरी बहन जो थी ना वो भी बड़ा खुश रहती थी। हमारी तो एक तरह से लाडली थी, पूरे परिवार की लाडली थी। अब हमारे घर में पैसे कौड़ी का कोई कमी नहीं था। अब हमारी माँ ने जो पुराना मकान था अब एक तरह से अब नया बनवा लिया था। अब हमारे मोहल्ले के लोग आश्चर्य से देखते थे कि मैं ट्रक ड्राइवरी का हेल्परी का काम करता था और इतना पैसा कैसे कमा लेता हूँ। लोग अचरज भरी नज़रों से मुझे घूरते थे, लेकिन मुझे इन चीज़ों का परवाह नहीं था। जब तक वो लड़की मेरे पास में रही और एक तरह से 2-4 दिन में ऐसा कोई ना कोई अब बताती थी कि अनिरुद्ध उस जगह पर जाओ, वहाँ पर कुछ धन पड़ा हुआ है, जाओ जल्दी से उसको उठा लो नहीं तो कोई दूसरा उठा लेगा। अब इस तरह करते करते 4 महीने के अंदर हमें इतना धन दौलत दे दिया था कि वाकई में हमें तो काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं उस लड़की से प्रेम नहीं करता ना, ठेकेदार की लड़की से, तो मैं तो उस जगह पर जाता ही नहीं। लेकिन अब मेरे पास में पैसे आ चुके थे, अच्छे से अपने लिए कपड़ा खरीद लिया था, मैं बड़ा शान शौकत में जाता था काम पर। अब जो भी हमारे साथी थे, खास करके मेरे सतीश, वो मुझे गौर के देखता था कि सतीश भाई बड़ा बदलाव आ चुका है, अब तो बड़ा रंग ढंग में रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सब आ कहाँ से रहा है। और तब मैंने ऊपर वाले को दिखाया कि सब ऊपर वाले की माया है। वो मेरी बात को बिल्कुल समझ नहीं पाते थे। अब वो मौका भी नहीं था उनको समझाने के लिए, क्योंकि मैं उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा। अब मैं कभी अपना नुकसान उठाना नहीं चाहता था। अगर उस लड़की को जरा भी भनक मिल जाता कि मैं सारी बातें अपने दोस्त से शेयर कर दिया हूँ तो शायद हमें छोड़ के चली जाती, फिर दोबारा हमारे पास नहीं रहती। अब मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता था। एक तरह से तो अब हमारे लिए सोने की चाबी थी वो, उसी के द्वारा तो सब कुछ हो रहा था। वाकई में जब नए कपड़े पहन करके उस घर में जाने लगा ठेकेदार के पास में, जब वो लड़की आवाज़ देती अनिरुद्ध सबको बोलो आ जाए चाय पीने के लिए, जब वो मेरे अच्छे से कपड़े देख रही थी और मैं साफ सुफ रहने लगा, तब वो घूरने लगी मुझे। आखिरकार बोली कि बड़ा अनिरुद्ध तुम में बदलाव आ गया, पहले से बहुत अच्छा लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, लेकिन वो डरती थी अपने पिता से भी। आखिरकार मुझे एहसास हो चुका था कि लड़की ने अपना काम कर दिया है। उसके अंदर अब शायद कैसे किया
अब तो मुझे नहीं मालूम था। अब एक तरह से लड़की ने मुझसे प्यार करने लगी और हम लोग कभी छुप छुप के अब मिलने भी लगे थे। जब सारा परिवार सो जाता था ना, तब वो लड़की घर से निकलती थी और हम दूर स्थान पर अब एक तरह से चले जाते थे। कुछ घंटों हम प्यार करते थे। लड़की जवान थी, अब उनके माँ बाप को भी टेंशन था कि लड़के की शादी ब्याह किया जाए। वो वही जमाना था। आखिरकार उसके लिए लड़का ढूंढने लगे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, नहीं माँ, आप लोग लड़का मत देखो, मुझे एक लड़का मिल चुका है, अब मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। अब माँ बाप बड़े हैरान हो गए। कौन है लड़का, हमें बताओ, नाम पता बताओ, हम उससे मिल के आएंगे, क्या हमारी वो बराबरी का है? तब लड़की मुस्कुरा के कहती थी कि ना, आपकी बराबरी कहाँ से हो सकता है, गरीब लड़का है लेकिन इज्जतदार है, अब मुझे बहुत ही प्रेम करता है, अब मैं उसके साथ बड़े मज़े में अपने जीवन गुजार सकती हूँ। तब तो पिताजी मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, माँ कर सकते हो ना। लेकिन माँ बाप मानने वाले नहीं थे आसानी से, सिर्फ जानना चाहते थे कि कौन है लड़का, अब उसको धमका दें और उसके ऊपर में कोई जुल्म करें कि वो हमारी लड़की का पीछा छोड़ दें। वो सब जानना चाहते थे, लेकिन लड़की इतनी अब वो एक तरह से बताने वाली नहीं थी। आखिरकार वो लोग ढूंढते रहे कि आखिर कौन लड़का हो सकता है, कौन हो सकता है। इसके बीच अच्छे अच्छे लड़की का रिश्ता उनके पास में आया। लड़की मना करती कि ना, चाहे कितना भी अमीर घर के कितने भी सुंदर लड़के को लेके आओगे, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से। तब माँ बाप आखिरकार थक हार गए थे और कहने लगे कि आप बता दो, हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम उसी लड़के से शादी कराएंगे, अब तू नाम पता बता दो। आखिरकार लड़की ने मेरा नाम बता दिया। वो जो ठेकेदार बिल्डर था एकदम भड़क गया था। वो 2 कौड़ी का छोकरा जो हमारे ट्रक पर हेल्परी काम करता है, और तुम मुझसे शादी करके मेरी नाक कटवाओगी, मेरी इज्जत का पुलिंदा बनाओगी। भड़क गए थे, काबू में नहीं आ रहे थे। आखिरकार लड़की ने कहा कि देखो पिताजी, आपने प्रॉमिस किया है, अगर आप कुछ उस लड़के के साथ अन्याय करोगे तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी इस घर में लौटूंगी नहीं। अब सोच लो, आप शादी करवाओगे या फिर मैं इस घर को छोड़ के जाऊं। आखिरकार उस लड़की की जिद के आगे अब पूरा परिवार अब एक तरह से मान चुका था। पिता को भी मानना पड़ा और माँ को भी मानना पड़ा। और तब वो हमारे पास में आए थे। अब फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि तुम मेरी बेटी को पसंद आ गए हो, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आकर के बस इनका हिसाब किताब देखो। एक तरह से उन्होंने सारे काम का मुझे मैनेजर बना दिया था। और कहने लगे कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और हम अच्छे कपड़े भी बनवा देते हैं, अब ये गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जो हमारे जानने वाले लोग थे उस जगह पर, और सबसे ज़्यादा वो उस्ताद जो हमें ना जाने क्या क्या बोलता था, गालियाँ देता था, जब दारू के नशे में होता था, धमकाता था कि मैं तुम्हें ठेकेदार को बोल करके नौकरी से निकलवा दूंगा और तब तुम लोग भूखे मरोगे। सब लोग अवाक थे। सबसे हैरान तो मेरा सतीश था। ये सब कैसे हो गया, कैसे कर लिया भाई? तब भी मैं उसको कुछ नहीं बताया था, सिर्फ बताया था कि ऊपर वाले की सब मर्जी है, कब किसकी किस्मत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मुझे पूरा यकीन था कि वो जो प्रेतात्मा लड़की थी ना, उस लड़की को अब एक तरह से विचार को और मजबूत कर दिया था कि वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, और तभी तो सब उसमें बदलाव आया था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद हमारी उससे धूमधाम से शादी हो चुकी थी। अब एक तरह से मैं वहाँ का मैनेजर तो था ही, अब मुझ में पावर भी आ चुकी थी। कब किसको कहाँ भेजना है, कहाँ माल जाएगा, सब कुछ हिसाब किताब, पैसा से लेके कौड़ी तक सब कुछ मेरे पास में आ चुका था। अब मेरा परिवार तो पहले ही अब बिल्कुल सही हो चुका था, नया घर बन चुका था। अब वो लोग हमारे घर पर भी आए थे, और जब हमारा नया घर देखे तो उनको समझ में आ गया कि हम कोई ऐसे वैसे गरीब नहीं हैं। हमारे पास भी अब उनकी इतना दौलत तो नहीं है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। अब ऐसा हम भूखमरी वाले लोग नहीं हैं। हमारे घर पर आके पूरा परिवार देखा, जो भी था सब कुछ सही था। अब उनको ये नहीं लगा कि हमारी बेटी कभी भूखे मरेगी।
और आखिरकार हम अब अपने पत्नी के साथ बड़ा खुश रहने लगे। वो लड़की हमारी शादी होने के बाद भी कुछ दिनों तक नजर आई। जब भी मुझे मिलती थी हंस के बात करती थी और वही भोजन की डिमांड करती थी कि सतीश मुझे अच्छे अच्छे भोजन ले आओ, मुझे भूख बहुत लगती है। और उसके लिए मैं भोजन का प्रबंध करता था। शादी के 3-4 महीने तक मैं उसके लिए भोजन अभी तरह देता रहा। अचानक वो लड़की दिखनी बंद हो गई। बिना बताए बिना कुछ बोले हुए वो गायब हो चुकी थी। और जब मैं उस कमंडल को ढूंढने लगा ना तो कमंडल भी नहीं मुझे मिला था। वो जाते जाते शायद अपना कमंडल भी ले गई थी। ना जाने उस कमंडल के साथ क्या हुआ था, मुझे आज तक पता नहीं चला। ये जब सब कुछ खत्म हो चुका था तब जाके सारी बात अपने सतीश को बताया, अपने परम मित्र को। सारी बात सुनकर के वो हैरान रह गया था। कहने लगा कि साइंस के युग में ऐसा भी होता है। मैंने बोला कि हाँ, ऐसा भी होता है। ये युग जरूर बदल जाते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ हर युग में मौजूद हैं, शुरू से रही हैं और आगे भी रहती आएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना कहानी जिसको भेजा था सतीश जी ने। ये घटना कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।